हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉप स्टडी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यह क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला जो कि इस प्रकार है। उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है? दोस्तों, उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कृपया अपना उचित ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, उत्पादन घटक की अवसर लागत होती है जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। यानी कि पहले का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? दोबारा सुनेंगे। किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों, सही उत्तर प्रदान करें। तो दोस्तों, वह कहलाती है प्रत्यक्ष या स्वात्य मांग। दो का ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, वो कहलाती है प्रत्यक्ष या स्वात्य मांग। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वह कहता है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों, कहाँ से ग्रहण की गई है, कृपया बताएं। तो दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटिश संविधान से, जो कि 3 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है दोस्तों। सही है दोस्तों, आइए चलते हैं। बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? देखिए, दोबारा सुनिए। लोकतंत्र प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का उचित आंसर दें। तो दोस्तों, उपर्युक्त सभी क्वेश्चन इसके सही उत्तर हैं। इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट करें और अपने माइंड में बार बार इसको घुमाते रहें। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे मिनी संविधान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, 42वां संशोधन 1976। 5 का राइट ऑप्शन है सी, 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जनेवा में नहीं है? निम्नलिखित का मुख्यालय जनेवा में नहीं है। किसका मुख्यालय जनेवा में नहीं है? तो दोस्तों, बताएंगे किसका मुख्यालय नहीं है। तो दोस्तों, 6 का राइट ऑप्शन है ए, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जनेवा में नहीं है दोस्तों, बाकी इन सब का जनेवा में है। ठीक है, सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत के निम्नलिखित संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? यानी कि किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है, यानी कौन सा मिलान सही नहीं है, वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो दोस्तों, 7 का आंसर होगा 7 का बी, यानी कि वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा। और 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कहलाता है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? यानी कि यूरोपीय संघ का ऐसा कौन सा देश है जिसने यूरो को नहीं अपनाया, उसने खुद की अपनी मुद्रा बनाई है? ठीक है, बताएंगे। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, स्वीडन। स्वीडन ने खुद अपनी मुद्रा बनाई है, ना कि किसी और की। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो बताएंगे अग्रणी साहित्यकार कौन है। तो दोस्तों अग्रणी साहित्यकार जी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि नो का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रखो और निकालो निम्नलिखित में से किसकी नीति है? रखो और निकालो निम्नलिखित में से किसकी नीति है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। 10 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, पूंजीवाद। ये इकोनॉमी का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल कहता है हमारा, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो दोस्तों बताएंगे ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो दोस्तों ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 इस 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे बार बार अपने माइंड में घुमाते रहें और अपनी नोटबुक में लिख लें। ये रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर दे। तो दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी परमाणु को बनने के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इसका 12 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 दोस्तों 13 को इस तरह से नोट करें कि कभी मिट ही ना पाए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सामुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? सामुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो बताएं दोस्तों कौन सा होता है। तो दोस्तों 13 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इथाई एल्कोहल। 13 का राइट ऑप्शन इथाई एल्कोहल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो बताएंगे दोस्तों 14 का आंसर। 14 का आंसर है परमाणु भार। तुल्यांकी भार और संयुक्ता भार का मल्टीपल होता है परमाणु भार। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं CFC। समझ गए दोस्तों? तो 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताएंगे। तो 15 का राइट ऑप्शन है रेजी फ्री रेजिस्ट्रो में। ठीक है, रेजी फ्री रेजी रेजीरेटरो में। ठीक है, रेफ्रिजरेटरो में। ठीक है, जो कि ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसानदायी होती है ये गैस। ठीक है दोस्तों, 15 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं को दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निम्नलिखित में से निर्मित करता है? तो कौन करता है? 16 का सही ऑप्शन दें। तो 16 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, एक एल्गी तथा एक फंगस। एक एल्गी तथा एक फंगस, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल संयोजक भारत की मिश्रित फसलों में से
इस्तेमाल नहीं किया जाता, दोबारा सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता? कौन से नहीं किया जाता, बताइए 17 क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों 17 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, मूंगफली तथा सूरजमुखी। ये मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्वेश्चन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों डेल्टोनिज्म जिसे प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांतता है, उसमें रोगी का कौन सा रंग नहीं दिख पाता? यानी कि डेल्टोनिज्म किस प्रकार की वर्णांतता है जिसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है, तो बताएं सभी। तो दोस्तों इसमें लाल रंग नहीं देख पाता है, पेशेंट लाल रंग नहीं देख पाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के किस सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। तो 20 कहता है एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? तो दोस्तों किस प्रकार की किरणें हैं, 20 क्वेश्चन का आंसर दें। तो दोस्तों 20 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, विद्युत चुम्बकीय किरणें होती है। एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बस कुछ कह नहीं सकते। इसको सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मालूम किया जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 सही ऑप्शन प्रदान करें। तो दोस्तों कांगो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानियों के जोड़े बनाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित देशों की राजधानी का चयन कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 अर्जेंटीना की होती है दोस्तों ब्यूनस आयर्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और कोलंबिया की कोलंबिया की होती है बगोटा। कोलंबिया की होती है बगोटा और जिम्बाब्वे की होती है, जिम्बाब्वे की क्या होती है दोस्तों बताओ? जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की होती है हरारे। जिम्बाब्वे की होती है हरारे और मिस्र की होती है कायरो। ठीक है, तो देख लेते हैं अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, 22 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर देंगे। तो दोस्तों आरोही जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है, आरोही जड़ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो किससे बनते हैं गुणसूत्र, बताएंगे क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी डीएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जर्सी सांड जो संस्करण संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? संकरण तो सभी जानते होंगे, यानी दो
प्रकार के किन्हीं दो पदार्थों के मेल को संकरण कहा जाता है, जिससे दो चीजों से के मेल को जो चीज बनती है उसे संकरण, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी उपजाति कहाँ की है ये बताना है 25 क्वेश्चन का। तो 25 का ऑप्शन ए, ऑप्शन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे और कॉपी में लिख लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? एक बार और सुनेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? तो बताइए दोस्तों 26 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 37। सी, अनुच्छेद 37 इज राइट ऑप्शन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? एक बार और सुनेंगे। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है? 27 क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो 27 का सिंधी है। सिंधी, सिंधी भाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। 28, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा प्राचीन साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? ऐसा कौन सा प्राचीन साम्राज्य है जिसकी राजधानी गलत है? ठीक है दोस्तों, वो ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 पल्लव बेल्लोर, जो कि सी ऑप्शन है। पल्लव बेल्लोर, सी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। वे दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों को तत्काल पहले और बाद में शासन किया? वह दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में, बिल्कुल उनसे पहले और बिल्कुल उनके बाद में शासन किया? वह कौन से दो वंशज थे? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों गुलाम तथा तुगलक वंश, ये ऐसे वंश थे। ठीक है दोस्तों, गुलाम और तुगलक वंश ने खिलजी वंश के बाद शासन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति तथा 57 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया था 1857 के संघर्ष में? बताइए दोस्तों, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों ये नहीं लिया था टीपू सुल्तान ने। किसने नहीं लिया था? टीपू सुल्तान ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी क्लास? अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है एनटीपीसी, रेलवे इत्यादि के लिए। कृपया अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।